पहाड़ों पे चले जाते हैं तो हम सला जीत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको उर्दू में मर्दाना कमजोरी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इरेक्शन को सस्टेन ना कर पाना, ठीक है। होशियारी का ना आना। हाँ, बस दवाई का नाम है वियाग्रा। 80 to 85% उनकी जो ये अलामात होती हैं, ये हमारी कंट्रोल होती है ब्रेन के साथ। आजकल जो हकीम है वो हमारे वाले एलोपैथिक मेडिकेशंस को तकिया बना के वही देते हैं। प्रेपिज्म इज अ कंडीशन इन विच इरेक्शन जो मोर देन 4 आवर्स सस्टेन रहे। ओ, तो फिर तो बंदा तो सर दोबारा टकरा मारेगा तो। और उस सर्जिकल रेमेडी में वो एक लॉस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक। ये एक पेनाइल इम्प्लांट है जो हम पेशेंट में अंदर सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं। ये बेसिकली एक बलून होता है जिसको हम प्रेस करके रखते हैं तो वो इरेक्शन मेंटेन हो जाती है। मतलब वो सेक्स कर रहे हैं और एक जगह पे आपको अपने बटन का ख्याल आया हुआ है, तो ये दोनों चीजें सर जरा परेशान कौन। जो प्राइवेसी है ये अपने आसपास वाले लोगों के साथ होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स के साथ नहीं होनी। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी प्रॉब्लम होता है और ये अर्ली इजैकुलेशन का भी। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर वजाहत मौजूद हैं और हम इसी तरह ही आपको डिफरेंट बीमारियों के बारे में बताते हैं और उनका जो सर्जिकल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा होता है। इसी तरह ही हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन आज आप थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे और वो चेंज मेरे अंदर है और मेरी मूछें मैंने रखी हुई हैं और वो मूछें सिर्फ और सिर्फ एक वेब सीरीज है जी। उसके लिए ये मैंने अपना एक कैरेक्टर डेवलप किया है, तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है। अगर आप कहेंगे कि बुरी लग रही है तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी तरह ही चीज चलती रहती है। आज का हमारा टॉपिक जो है जी वो बहुत सीरियस कंसर्न का है और अगर आप पाकिस्तान की दीवारों पे हर जगह पे आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि मर्दाना कमजोरी के जितने एड्स पाकिस्तान के हर शहर की दीवार पे हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब ये होता क्या है? हम असल में तो अपने हिसाब से यही कह रहे होते हैं कि जी सर वो डॉक्टर साहब ये खसी करना भी होता है बंदे को। हम लोग कहते हैं जा खसी हो गया तू। बिल्कुल, अभी जो आपने कहा ना ये होता क्या है प्रॉब्लम, मतलब जाहिर है हम भी क्लिनिशियन हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आ रहे होते हैं। इसका एग्जैक्टली पता होना कि ये है क्या और साइंटिफिकली ये क्या है, वरना हमारे यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी अंडर वन हेडिंग ही आ जाती है मर्दाना कमजोरी। लेकिन स्पेसिफिकली डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी वही एक जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है। तो सर इसमें उसका कसूर तो नहीं है उस फंक्शन का, लेकिन वो आपका दिमाग का, दिल का या कहीं और उसका कसूर होगा। अब साइंटिफिकली एग्जैक्टली ये क्या है, ये डॉक्टर आसिफ से हम पूछते हैं। जी सर प्लीज। बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को हाईलाइट करने का सर। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि कॉमन है और जब कोई चीज़ कॉमन होती है तो उस पे ज़्यादा बातें भी होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सही हों और चुपके भी हो रही होती हैं सर। और चुपके भी होते हैं तो इसका रीज़न क्या है? हमारे पास जो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो 80 to 85% उनकी जो ये अलामात होती हैं ये हमारी कंट्रोल होती हैं ब्रेन के साथ। ठीक है। तो हम इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़्यादा कहते हैं कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ठीक है। उसमें से 15 to 20% किसी पेशेंट्स को ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हो सकता है। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम से मुराद ये है कि उनको कोई बीमारी होती है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, वो इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली ये दो ही प्रॉब्लम होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, दूसरा ऑर्गेनिक लेयर्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो जब हम उनकी हिस्ट्री या तशखीस के लिए सवाल जवाब करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पेशेंट को क्या मसला हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट्स के कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इन्वेस्टिगेशंस सिंप्लीफाइड होती हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, और कुछ ऐसी अल्ट्रासाउंड और कुछ होते हैं जिसमें हमें कोई इंजेक्शन या टीका लगाना पड़ता है टू डायग्नोज दैट प्रॉब्लम कि वो बीमारी ऑर्गेनिक है या साइकोलॉजिकल है। अच्छा सर, एक चीज सर और है कि हम देखते हैं कि जो आपका पार्टनर है, मोस्टली आपको भी ये लगता होगा कि जी मर्द हजरात में उनकी तरफ से भी एक शेमिंग एटीट्यूड या एक डिससेटिस्फैक्शन का एटीट्यूड आ रहा होता है। मतलब इट इज मोस्टली फ्रॉम द माइंड साइड, बट
वो इसको इस तरह समझते हैं। अब ये भी सर लोगों को समझाने की जरूरत है। हम आपके साथ एक इस तरह का भी कि रिलेशनशिप मैटर्स को भी कैसे लेके चलना है, इसके ऊपर भी एक एपिसोड जरूर करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन हमारे सर नॉर्मली होता ये है कि बिल्कुल इंसान ठीक होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो उसका पार्टनर है वो उसको इस तरीके से अपने साथ कंफ्यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर रहा होता। ये भी बिल्कुल सही करें। हमारे पास ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें उनका स्पाउस या उनका जो पार्टनर है, अगर वो विलिंग नहीं है या शी इज नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप, तो वो भी इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं जिसमें जो मेल पार्टनर है वो अफेक्टेड ज्यादा फील होता है। और सर वो मोस्ट ऑफ द टाइम सर ऑन अ लाइटर नोट ना वो कहते हैं की फायदा तेरे साइज है जो तो मेनू खुशी नहीं हो रही है। सही कह रहा था। अच्छा, वो तो दैट इज इन फैक्ट ये भी एक मिथ्स हैं। हाँ, इस पे भी हम साइज मैटर्स और नॉट मैटर। हाँ, ये भी दीज आर ओनली मिथ्स और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इनफैक्ट साइंटिफिकली और मेडिकली जो हम बताते हैं पेशेंट्स को, जो प्लेयर के लिए या जो इनफर्टिलिटी के लिए बांझपन को जिसको हम कहते हैं, इसमें साइज का कोई मैटर नहीं होता। इस पे जो हमें गाइड करने वाली बात होती है कि पेशेंट को हम एक तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मर्दाना कमजोरी है और इनफर्टिलिटी बांझपन, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि पेशेंट जो है वो ही शुड बी एबल टू मेक इंटरकोर्स वाला रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। ठीक। और बांझपन या फर्टिलिटी या जो बच्चों की पैदाइश है वो एक अलग चीज होती है। अगर हम सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को देख लें तो उसमें ये मैंडेटरी है कि यू शुड बी एबल टू डू प्रॉपर इंटरकोर्स। सही। और उसमें एक मैं जरूर बताऊंगा कि लोग कुछ साइज को भी मेंटर करवाते हैं। हाँ जी। कुछ ये चीजें भी होती हैं क्योंकि ये सर हमारे मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान और ये एशिया वाली साइड पे ये साइज वाला ज्यादा, ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये हमारे पास इसका इशू है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं होती। प्लेयर के लिए अगर साइंटिफिकली आप देखें तो 3 से 5 इंचेस आर सफिशिएंट, जिसमें जी स्पॉट फीमेल्स में होता है। इफ दैट इज टचेस दैट थिंग तो ये सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक सर अगेन हसीब साहब, जो हमारा यूएसपी रहा है इस शो का कि गोइंग टू द प्रॉपर पर्सन। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यही है, मैं अगर रेसिप्रोकेट करूं तो जिस तरह हमने जो पाइल्स का एपिसोड किया था और हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद पाइल्स वो पहले प्रेजेंट कर रहे होते हैं टू अ हकीम या टू अ क्वैक। यही प्रॉब्लम मेरा ख्याल है आसिफ साहब ये सेकंड करेंगे कि यही प्रॉब्लम यहां भी है। अगेन जब तक आप किसी कंसल्टेंट या किसी कंसर्न्ड बंदे के पास जो कि ट्रेंड है टू ट्रीट दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस, उनके पास नहीं जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इशू क्या है। आपको इनफर्टिलिटी है, आपको ईडी है या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप एक कंसल्टेंट के पास है। एग्जैक्टली। एक और चीज से दोनों डॉक्टर साहबान से, हम कहीं भी पहाड़ों पे चले जाते हैं तो हम सलाह जीत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे कि ये सलाह जीत का क्या मसला है सर, ये क्या चीज है जो कि आप दूध में डाल लें, रात को सोएं और उसके बाद आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती है, गोडों का दर्द निकल जाता है। ये क्या सर, इसका इससे कुछ ताल्लुक है? मैं डॉक्टर वजाहत की पहले बात को सेकंड करूंगा कि हमारे पास जब भी पेशेंट ओवरऑल भी पॉपुलेशन में भी अगर मर्दाना कमजोरी का कोई इशू या कोई फैमिली में आता है तो पहले वो हकीम को सर्च करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये क्योंकि मिथ्स चल रही आ रही हैं तो ये इलाज क्योंकि हकीम का सर लगता है कि वो ही गर्म कर सकते हैं कि गर्म करके वो भेज देते हैं। इनफैक्ट हम कभी भी किसी इलाज को नेगेट नहीं करते। ठीक है। एलोपैथी से पहले यही हमारे पास हिकमत के और ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं, लेकिन आजकल क्या उस पे प्रॉपरली वर्कअप रिसर्च हुई है नहीं हुई है, और जो इलाज कर रहा है उसको उसके साइड इफेक्ट्स, उसका डोजेज और उस पे कॉम्प्लिकेशंस का पता भी है या नहीं। ठीक। समटाइम्स तो हमने ये भी नोटिस किया है कि आजकल जो हकीम है वो हमारे वाले एलोपैथिक मेडिकेशंस को वो ही फकियां बना के वो ही देते हैं और उसका डोज का भी नहीं पता होता। एंड आई मस्ट कोट, जो कुछ हमारे पास डेथ्स हुई लिटरली, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ दीज थिंग्स, उनकी किडनीज फेल हो गए, अल्टीमेटली दे डाइड।
कल ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करने के लिए हम कभी भी नहीं कहते Yes. हम कि वो इलाज नहीं है। यस है, वो प्रॉपरली अगर रिसर्च बेस्ड हो तो आप जरूर उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप जब भी किसी को अप्रोच करना है तो एटलीस्ट किसी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट को, उनको आप जाके दिखा सकते हैं। ठीक। और ये सलाजीत वाला क्या हसीब करेगा? साहब, इससे मुझे एक याद आया, कल मेरे पास एक यंग पेशेंट कोई 18-19 साल का आया पाइल्स के लिए ना, और मैंने उसको कुछ बेसलाइन रिपोर्ट्स करवाने का कहा। जब उसने वो रिपोर्ट्स लेके आया तो उसके प्लेटलेट्स ड्रॉप थे। अब आजकल क्योंकि डेंगू का सीजन भी है, मैंने उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहा। मैंने कहा आपको कोई बुखार तो नहीं है? मैं बेसिकली डेंगू को रूल आउट करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा जी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे समझ नहीं आई कि प्लेटलेट्स क्यों कम है। तो मैंने कहा किसी हकीम के पास गए थे? उसने कहा हाँ। और उसने कहा कि 1 हफ्ता पहले तक मैं हकीम की दी हुई दवाई खा रहा था फॉर दिस पाइल्स। और अगेन अब मैंने कहा कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके प्लेटलेट्स ऊपर नहीं आते। अब आपको नहीं पता कि वो क्या, किस दवाई में क्या था। मोस्ट लाइकली उसी के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके प्लेटलेट्स कम हुए हैं। और अब इशू ये है कि वो पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ठीक है, हेमोरॉइड से उसको ब्लीडिंग हो रही है, हकीम की दवाई से उसको असर हुआ नहीं, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट जो मैंने करना था वो भी डिले हो गया क्योंकि उसके प्लेटलेट्स कम है। तो इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी हमने देखे हो सकते। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, सलाजीत। अच्छा, ये जो जड़ी बूटियां हैं, सलाजीत है या इस तरह से मिलती जुलती दूसरी चीजें हैं, उसमें जो पुराने मिथ्स और उस पे था कि ये वैसे, अब हल्दी आपने सुना होगा, जोड़ों में दर्द है, बुखार है, आप गर्म, उसकी बिल्कुल तासीर ऐसे ही होती है। और आई मस्ट से कि इनका कोई रिसर्च बेस्ड ज़्यादा एविडेंस नहीं है। हाउएवर आजकल इस पे काम ज़रूर हो रहा है। उस पे सलाजीत को देखते हुए अब मेडिसिन्स भी बनाई जा रही हैं, लेकिन जो वेस्टर्न मेडिकल स्कूल्स हैं वो इस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे। सर, हम टर्की में या ईरान किसी जगह पे जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, तो वहां पे भी ना कोई हर्बल टीज आई हुई है इस तरह की। बिल्कुल हर्बल टीज। अब ये जो हर्बल टीज हैं, वो टी करके कितना टी को उठाया जा सकता है? तो वो वाली चीज कैसे आएगी? पिछले दिनों में मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यही कोट किया कि डॉक्टर साहब, आई हैड अ टी फ्रॉम मलेशिया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। फ्रॉम मलेशिया, और डॉक्टर साहब इट्स वंडरफुल वंडरफुल। अब अगेन माहौल बन गया डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ये इट वाज वंडरफुल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि व्हाट वी थिंक एज अ क्लिनिशियंस, दीज आर द सेम थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। एग्जैक्टली। एक एंगल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया विद अ डिजीज, ठीक, जो कि आपको लगता है कि एक्चुअल डिजीज नहीं है, ये बस इट्स ऑल इन हियर, उसको यहाँ पे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आप उसकी काउंसलिंग करें और वो उसके अलामात बेहतर ना हो, फिर एक चीज होती है जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं, कि आप उसको कोई ऐसी दवाई दे दें जिसका ना कोई इफेक्ट है ना कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली उसको लग रहा है कि यार मैं दवाई ले रहा हूं, और तो उसकी अलामात सडनली बेहतर होने लग जाएंगी। हालांकि जो चीज आपने उसको दी होगी उसका उसकी अलामात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सर वाली बात मेरा ख्याल है, मतलब मेरा एक टेक है कि शायद ये जो टीज और ये जो चीजें हैं, इनका भी एक प्लेसिबो इफेक्ट है। ठीक। When you are thinking कि जी मैं इस मसले के लिए ये चीज ले रहा हूं, तो आपको नेचुरली एक सेटिस्फेक्शन होने लग गया। जी। एक और चीज डॉक्टर साहब आपने बात की थी, वो है यहाँ पे अर्ली इजैकुलेशन की। अब जो अर्ली इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हम इसी तरह ही आपने बता दिया, लेकिन उसके साथ अब ये जो अर्ली इजैकुलेशन है, ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और ये इनफर्टिलिटी के उसमें भी आती है, या किस तरह सर ये चीज चल रही होती है? जैसे खान साहब आपने मुझसे पूछा, मैं इस बात पे ज़रूर एक दफ़ा क्लियर करना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको उर्दू में मर्दाना कमजोरी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इरेक्शन को सस्टेन ना कर पाना। ठीक है। या एट द टाइम ऑफ, जब आप हम बिस्तरी करते हैं अपनी बेगम के साथ, तो आप अनएबल टू इरेक्ट, होशियारी का ना आना, ये इसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये है कि एक तो आप जल्दी से इंजाल हो जाए, ठीक है, जब आप करीब जाएं उस वक्त हो जाए, उससे पहले हो जाए, या जैसे इंजाल शुरू हो जाता है उसमें हो जाए, मंजिल से पहुंचने से पहले ही आप इंजाल कर जाए, तो ये इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अक्सर इसमें एक दूसरा सवाल भी होता है
कि डॉक्टर साहब कितना टाइमिंग, कितना वक्त होता है जिसको आप कहते हैं साइंटिफिकली, मेडिकली हम इसको पेशेंट्स को जब समझाते हैं 3 to 5 मिनट्स का टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री टाइम फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप। अच्छा सर, अब इसके लिए ना तो वो एक यहाँ पे वो हीरा मंडी एक यहाँ पे वेब सीरीज आई, और सर वेब सीरीज पे वो एक बंदे ने कहा कि तुम दोनों को अपनी टांगों पे बिठाया है मैंने, तो वो खातून कहती है अब आधे मिनट का भी हिसाब लेंगे अब आप। तो वो उस तरह का मुझे लगा कि ये वाली चीज जो है ये इसी के साथ ही चल रही होती है। लेकिन डेफिनेशन में ये भी होता है अनटिल सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ पार्टनर्स। अच्छा सर, ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज है सर। सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मेल it comes up with the release of the sperms or वो इसके साथ semen, the semen उनके साथ निकल, लेकिन for the female this is not the satisfaction। अब इसको कैसे सर आप उनमें से बनाएंगे? ज्यादातर जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो फीमेल की सेटिस्फेक्शन है that comes at the time of ejaculation। ओके, ये ज्यादातर इस तरह ही होता है, होना ऐसे चाहिए, मतलब जिस तरह अगर आप कहें कि मेडिकली तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। और अगर ये नहीं होता सर तो नहीं होता, समटाइम्स फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि हमारा पार्टनर हमें दैट इज नॉट अप टू द मार्क नहीं है या सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही। तो उसमें जब हम ये बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, तो उसमें उनके लिए भी हम बताते हैं कि आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए इसके लिए। जैसे फोर प्ले, तो अगर ऐसी खवातीन या ऐसे जहाँ पे ऑर्गेज़म डिले होता है तो फिर उसमें हम उनको कहते हैं कि आप इनके साथ फोर प्ले ज्यादा करें। ठीक है। जब फोर प्ले ज्यादा होता है तो वो दे अचीव अर्ली ऑर्गेज़म। ठीक। और फॉर मेल पार्टनर उनके लिए हम साइकोथेरेपी, वी हैव सम एक्सरसाइजेस, साथ में हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। ओके, ये सारी चीजें जब हम मिलाते हैं तो दे हैव गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कंसिडरेशन है जिसमें अगर हम इनके किस तरह हमारे नाजरीन को ये पता लगता है कि जी उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब उनकी क्या सिम्टम्स होते हैं? आप अपनी मतलब एक वीक में आप अपने पार्टनर के साथ कितने टाइम पे यू हैव दैट इंटरकोर्स, तो वो भी एक आपकी सेहत की निशानदेही करता है और एक आपकी एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ की बात करता है। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए सर? नॉर्मली आसिफ साहब इसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन ट्वाइस वीकली मेरा ख्याल है, वो कहते हैं कि इट इज जी बिल्कुल सही है। यंग एज में ये टाइम, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, थ्राइस भी हो सकता है, थ्राइस अ वीक आई मीन, लेकिन हर चीज़ का एतदाल प्रॉपर होना है, बिल्कुल ऐसे। ये आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी सेहत का हामिल होता है। ये खाने से लेके, काम से लेके, इस सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी उतना ही इसका इम्पैक्ट है कि आप एतदाल रखें। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो जैसे चीज़ें हमारी और वीकनेसेस आती हैं तो इसमें भी वीकनेस आ सकती है। ठीक है। तो इसको जो है आप शर्मिंदगी और उस नदामत का बायस नहीं है। ये हमारी जिस्म में जैसे 40 साल के बाद हमारी आंखों की बिनाई वीक होती है, तो सेम में ये चीज़ें टू द डिके जाती हैं। तो बाकी मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट। आप वंस अ वीक आफ्टर द एज ऑफ 40 अगर है तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक, मेरा ख्याल है अब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक और चीज रह गई, वो ये है कि सर आजकल हम फेसबुक पे बहुत चीजें देखते हैं और हम एक दवाई की भी बात करते हैं, उस दवाई का नाम है वियाग्रा। अब वो जो वियाग्रा की इनटेक है नॉर्मली जो लोग ले रहे होते हैं या हम कहीं और जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो यू टेक वियाग्रा, और उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो गया है। वो आपको, आप जिस तरह किडनीज को आप आते हैं या कोई और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? कितनी डोज लेनी चाहिए या क्या, या लेनी नहीं चाहिए वियाग्रा? गुड क्वेश्चन फॉर द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट्स। ये वियाग्रा या सिल्डेनाफिल या इससे जो दूसरी जेनरिक चीज़ें हैं, ये बेसिकली लॉन्च जब हुई तो वियाग्रा तो इसलिए लॉन्च हुई, दैट वाज ट्रीटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसमें हुई थी। इसका इम्पैक्ट इरेक्शन पे भी देखा गया। वियाग्रा इज ए प्योरली सेफ मेडिकेशन। जब मिथ्स बनाई गई कि वियाग्रा की वजह से पेशेंट्स की किडनीज उड़ जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी हम एडवाइस करते हैं उससे पहले हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ जिनका बाईपास वगैरह हो चुका हुआ है या वो ख़ास किस्म की कुछ मेडिसिन लेते हैं,
तो उसके साथ व्याग्रा नहीं लेनी चाहिए। ठीक। बाकी इस दवाई के साथ जैसे और दवाइयों के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है। पेशेंट्स कैन कंप्लेन कि मुझे हेडेक हो रहा है, बम्पीनेस फील हो रही है, स्टमक फिल फील हो रहा है, तो ये हो सकता है। उसके लिए हम साथ में उनको कुछ मजीद दवाइयाँ देते हैं जिससे वो ये फीलिंग उनकी ख़त्म हो जाए। ओवरऑल इट इज़ अ सेफ मेडिकेशन, तो इसमें कोई लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट। जी एग्जैक्टली सर, प्रेपरिज्म होता है इसकी वजह से? जी बिल्कुल होता है। ओवरडोज ये की क्या वजह है से प्रेपरिज्म? जरूर बताएंगे। अच्छा, प्रेपिज्म इज अ कंडीशन इन विच हम उसको डिफाइन जब करते हैं तो इरेक्शन जो मोर देन 4 आवर्स सस्टेन रहे। ओ, तो फिर तो बंदा तो सर दोबारा टकरा मारेगा तो 4 घंटे के सर। लेकिन इमरजेंसी पहुंचता है सीधा। अच्छा। यस, वो उसके लिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको ट्रीट करना चाहिए। अदरवाइज आपका जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है दैट विल डैमेज। सो ये जो हमने कि पूरी रात और 6 घंटे और इस तरह से, ये बिल्कुल गलत है, फिल्मी बात है, नहीं होना चाहिए। लोग हमारे पास इमरजेंसीज में लैंड करते हैं आफ्टर टेकिंग हकीम्स मेडिकेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ व्याग्रा, ओवरडोज ऑफ व्याग्रा, कि वो परसिस्टेंट इरेक्शन रही, नाउ दैट हैज कन्वर्टेड इनटू पेनफुल इरेक्शन, कि हम डॉक्टर साहब अब दर्द बहुत ज्यादा हो रही है और इट इज इरेक्टेड फ्रॉम लास्ट मेनी आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, देन उसको फिर हमें सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है समटाइम्स टू सेव देयर इरेक्टाइल टिश्यू। एक कहानी व्याग्रा से रिलेटेड मैंने सुनानी थी। जिस तरह सर ने बताया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ये आई। ठीक। अब एक कोई 60 साल के बाबा जी थे, मेरे एक उस्ताद है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। उनके पास वो आए फॉर दिस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उस जमाने में वो मेरे उस्ताद बताते हैं कि ये नई गोली आई थी, तो उन्होंने वो बाबा जी को दी। उनको कोई सांस का मसला था, कोई खांसी थी। अच्छा, अब वो सांस और खांसी का मसला उनका बेहतर हो गया। ठीक। और वो दवाई वो जिस तरह उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी वो लेते रहे। तो उसके बाद जब कोई 3-1 साल के बाद वो बाबा जी दोबारा क्लिनिक पे आए तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था, कोई 1.5-1 साल का। तो मेरे उस्ताद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा ये आपका पोता है? उन्होंने कहा जी नहीं, ये मेरा बेटा है। तो मतलब उस व्याग्रा का जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से दी गई और उसका जो अफेक्ट हुआ, तो उससे ये कहां सर ये इफेक्ट जो है ये हो जाते हैं। लेकिन बात वही है नाजरीन कि हमें जिस तरह डॉक्टर्स बता रहे हैं कि प्लीज खुदारा आपने कुछ भी अपने मेडिकेशन करनी है डॉक्टर्स से पूछ के करनी है, अपने दोस्तों से पूछ के नहीं, या किसी दोस्त ने ये कह दिया है कि मेरे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है तो तू भी ये कर ले, तो ये नहीं होता है। आपकी बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, किसी और की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। सो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह की हरकतें आप ना करें। डॉक्टर साहब, हमने अब इसको क्लियर तो कर दिया है, लेकिन अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसकी सर्जरी के हिसाब से क्या चीजें हैं उसके ऊपर बात। बिल्कुल असीफ साहब, मैं यही कहना चाह रहा था कि अब हम जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है आज का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसके जो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में पूछते हैं डॉक्टर आसिफ से कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। जी सर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे मैंने बताया दैट डिपेंड्स के पेशेंट का रीज़न क्या था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जैसे हमने कहा कि इसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, गैप्स होते हैं। तो हमने पहले फोकस करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जब हम वो रीजंस पॉइंट आउट कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर हमने उसको टेस्टिफाई करना होता है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल है तो वी हैव मेडिकल ट्रीटमेंट्स जिसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव रोल होता है, उसके साथ ट्रीट करते हैं। सर एक ऐसी मेरे दिल में एक सवाल आया, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जिस तरह बात करते हैं, कभी कभी बैड ओडर, बैड स्मेल या एनवायरनमेंट, उसको भी साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो उनको चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो उसके लिए भी हम आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। समटाइम्स हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हमसे पूछते हैं जी कि सर्कमस्टेंसेस वो क्या थी। ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहां पे आप कंफर्टेबल ना हो तो वहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आप फील कर सकते हैं और अर्ली जिसको प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन कहते हैं वो भी हो सकता है। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। उसमें भी हम कहते हैं जब आपका इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ वाला होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें नहीं होती। इसके बावजूद भी
ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ नहीं हो रहा ਤੇ ਫਿਰ वो मीन्स दैट इज इम्पैक्ट ऑफ दैट वेन्यू। वो ससुराल के साथ में यही है ना कि कभी दरवाजा खटखट जाना है तो पता कितने होएगा कि काम कर रहे होएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाद में हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी सारी मौजूद है साइकोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है अगर किसी को ऑर्गेनिक काज है, अंदर कोई वीनस लीकेज है, प्रॉब्लम है, उसके लिए जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं या उसका इम्पैक्ट नहीं रहता, देन वी एडवाइज सम सर्जिकल रेमेडीज फॉर दैट पेशेंट। ओके। और उस सर्जिकल रेमेडी में मैं बार बार ये ज़रूर कहूँगा वो एक लॉस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक। वो कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब हम वो सर्जिकल इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्शंस लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास मेडिकल लेने की कोई जगह बचती नहीं है। ठीक। आजकल चूंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी आ गई है तो उनकी भी क्लेमिंग है कुछ कि हमारी जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट्स के साथ भी पेशेंट्स का ये बिग एवोल्यूशन है। अभी उनके पास इतने रिसर्च बेस्ड वर्क नहीं है स्पेशली इन पाकिस्तान, तो ये अभी शुरुआती उनके लिए चीज़ें। व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट वी ऑफर द पेशेंट, दैट इज पिनाइल इम्प्लांट। अच्छा। पिनाइल इम्प्लांट एक टेबू भी है, काफ़ी सारे लोग इसको सुनना पहले नहीं चाहते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ रही है कि पिनाइल इम्प्लांट क्या चीज़ है। मैं उसको एलोबरेट ज़रूर करूँगा। पिनाइल इम्प्लांट एक सिंथेटिक चीज़ है जो हम नफ्स के अंदर डाल देते हैं एज एरेक्टाइल टिश्यू के तौर पे। ओके। फिर वो एक नेचुरल फीलिंग रहती है और उसके साथ आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। उसको दिखाने के लिए मैं एक सैंपल के तौर पे एक चीज़ भी लेके आया। सो ये एक पिनाइल इम्प्लांट हैं जो हम पेशेंट में अंदर सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये इम्प्लांट जिस तरह नॉर्मली हर तरह से होते हैं आपके जिस तरह बॉडी में नॉर्मली आप इम्प्लांट कर देते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो रहे होते हैं, ये इसी तरह का यही ये वही ब्रेस्ट इम्प्लांट है। या जैसे मुख्तलिफ स्टेंट्स थे, पहले हमने स्टेंट्स दिल में डाले, फिर गुर्दे में डाले, फिर हम जीआई में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसमें डालते हैं। नी में इम्प्लांट डाल दिया, हिप में इम्प्लांट डाल दिया, तो दीज आर द सेम इम्प्लांट्स। ठीक। बट दी जो मटेरियल है इट्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट। तो उससे ये नेचर डिफरेंट होता है। तो ये क्या है सर, ये कैसे अच्छा ये जो मैं करते क्या है सर इसके साथ? अच्छा करते ये एक इम्प्लांट, इट्स अ 2 पीस इम्प्लांट। इसमें मुख्तलिफ इम्प्लांट्स आते हैं, टाइप्स आते हैं। कुछ मेलिएबल होते हैं और कुछ होते हैं इन्फ्लेटेबल। मेलिएबल होते हैं जो हाथ के साथ आप उनको सीधा कर सकते हैं और फिर उसको वापस अपनी पोजीशन पे हाथ के साथ ले आ सकते हैं। और जो इन्फ्लेटेबल होते हैं वो 3 पीस या 2 पीस हो सकते हैं। वो हम अंदर पीनस में अंदर रख देते होते हैं और उसका जब हम यूज़ करने की टाइम आता है तो हम वही प्रेस ये बटन कह दें, ये बेसिकली एक बलून होता है जिसको हम प्रेस करके रखते हैं तो वो इरेक्शन मेंटेन हो जाती है। और दोबारा जब उसको दबा के रखते हैं तो वो उसमें से पानी होता है जो कि वापस आ जाता है। तो इनफैक्ट दैट इज़ बेसिकली समझाने के लिए, आम समझाने के लिए ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ऑलवेज दिस इज द लास्ट ऑप्शन, उसके तौर पे लिया जाए। क्योंकि वैसे भी ना सर, अगर आपने एक जगह पे आप मतलब वो सेक्स कर रहे हैं और एक जगह पे आपको अपने बटन का ख्याल आया हुआ है, तो ये दोनों चीजें सर जरा परेशान कौन हो जाती हैं। नो डाउट कि आप दो काम हर जो चीज़ है, मैं अक्सर अपने मरीजों को बताता होता हूँ, हर चीज़ के अपने साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आप जब रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे भी साइड इफेक्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बट यू हैव टू मेजर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो वो जरूर मेजर करना चाहिए। लेकिन वही बात सर जो हमारे शो का बेसिक एक यूएसपी है कि जब तक आपकी बीमारी का या प्रॉब्लम का तशखीस नहीं होगी आप ठीक नहीं होंगे। और तशखीस करने के लिए एक मुस्तनद मुआलिज के पास जाना जरूरी है, जो वो आपको टेस्ट लिख के दे रहा है वो करवाना जरूरी है। वरना यही होगा कि मतलब उसको देख के, साथ वालों को देख के आप कोई चीज
इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और उसका फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा मरीज कोई आपके साथ पास आया हो जिन्होंने ये बात आपको बताई हो? मतलब मोस्टली दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है कि इंसान हंसते हंसते बता रहा होता है डॉक्टर साहब ऐसे कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही, या डॉक्टर साहब एक मसला है, उस लोगों को देख के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसा कभी कोई मरीज आए सर जो कि याद रहे आपको? आप काफी सारे मरीज इस तरह के आते हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। ठीक। और कौन सी एज ग्रुप में आते हैं सर? आजकल हमने जो ट्रेंड देखा है, यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं। अच्छा। उनकी हमने इनको काउंसिल करना होता है कि ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, फ्रॉम सोशल मीडिया, वो भी मिलती है। और एक और चीज है सर, सॉरी मैं एक और चीज है सर, ये जो हम फिल्में देख रहे होते हैं, उन फिल्मों ने भी हमें दिमाग हमारा खराब कर दिया है, जो कि बीबियों का भी हो गया है और सर बंदों का भी हो गया है। मैं फिल्मों का नाम नहीं लेना चाह रहा था। नहीं सर, मैं आपको सर, ये क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तान में नंबर 1 पूरी दुनिया में है जो कि ये पोर्न साइट्स देखते हैं, तो वही करने की फिर हम कोशिश भी करते हैं, और वहां पे हमारे गालियां फिर आके साड़ियां बुढ़ियां फिर गाला भी काट रही होती हैं बंदियां को कि तुहानू शर्म नहीं आती, तुम इस तरह की गल्लां करते हो। यही मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसी हो जी, जाए। बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशंस उसी की वजह से होती हैं। वो टोटल डिफरेंट चीज है। वो स्पेशल इन्वायरमेंट में स्पेशल इंटेक्स के साथ की जाती है, उसका रियल के साथ कोई नहीं होता। बिल्कुल है। तो जिस तरह बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है डोंट ट्राई दिस एट होम, मेरा ख्याल है उनको भी लिखना। एक और चीज सर ध्यान में आती है, और वो ये है कि ये जो एक आपकी इंटीमेसी होती है, दैट सेक्सुअल इंटीमेसी दैट यू आर, ये एक बड़ा क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, और वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग देयर विद पब्लिक और ये सब चीजें इतनी ओपन हो जाती हैं, तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम होती है सर। जब पिछली सदी में अगर हम अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो वो सब इसी ही मराहल में से गुजरे, लेकिन वो चीजें इतनी ज्यादा सामने नहीं आई। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। रिलीजियसली हमें इसको समझना चाहिए। रिलीजियस में, हमारे रिलीजन में क्या है कि ये आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, बिल्कुल ऐसे, नेवर टू बी डिस्कस्ड विद योर फैमिलीज, फ्रेंड्स, किसी के साथ नहीं। ये आप जैसे हमें रिलीजन में बताया गया कि आप एक दूसरे के लिबास हैं, तो उसी को वैसे ही रखें जैसे लिबास है। नेवर डिस्कस इट। ये आपका औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। तो औरतें भी आजकल तो काफी सारी चीजें एक्सट्रीम पे जा रही हैं, तो वो भी डिस्कस करती हैं। और आजकल तो हम ये सवाल सुनने को आता है कि आपकी भाई रात कैसी गुजरी, जो कि सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो इसको जरूर हम फॉलो एक बात मैं इधर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेसी है, ये मेरा ख्याल है ये अपने आसपास वाले लोगों के साथ होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब हमारे आज के शो का मैसेज ये है कि अगर कोई भी इस किस्म की कोई चीज फेस कर रहा है, तो बजाय इसके कि उसको आप कह लें कि अनट्रेन्ड और नॉन टेक्निकल लोगों के साथ डिस्कस करने की बजाय उसको एक मुस्तनद मुआलिज के साथ डिस्कस करें, जो कि आपकी प्राइवेसी को भी इंश्योर करेगा और आपका प्रॉब्लम भी हल करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आजकल एक और चीज देखने में आ रही है कि जिस तरह एडवांसिंग एज है, सारी चीजें ओपन हैं, और जिस तरह आपने बात की कि कुछ एक्सपेक्टेशंस के मामलात हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बनता जा रहा है फॉर डाइवोर्स एज वेल। एग्जैक्टली। तो बजाय इसके कि मामलात वहां तक जाए, उससे पहले किसी एक अच्छे मुआलिज के पास चले जाना और उससे इस चीज को डिस्कस कर लेना बहुत बेहतर है। एक और मिसकंसेप्शन है सर, मैं एक मिसकंसेप्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम होता है और ये अर्ली इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम, कि इज इट ट्रू कि लोग कहते हैं कि तू ए वाला काम ज्यादा करना है, इस वजह नाल तेरा ना ए वाला मर्दाना तू नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा है नहीं है तो आप लोग जो भी आपका दिल चाह रहा है, लेकिन मैं उसके साथ जरूर एक जो मैंने पहले भी बताया कि हर चीज की ज्यादा, बिल्कुल ठीक, रिलीजियसली भी कि अर्ली मैरिजेस का अपना फायदे हैं। एग्जैक्टली। तो आप उन सारी खराफात से बच सकते हैं जो हम ये वैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनफैक्ट लेकिन मैस्टरबेशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। ठीक। चूंकि ज्यादा मैस्टरबेशन वही करता है जो साइकोलॉजिकली अनफिट है या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो मींस उनको वो साइकोलॉजिकल बाद में इन द फॉर्म ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही विल फेस।
ठीक तो ठीक है जी। ले आज का हमारा जो टॉपिक था जी वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर था। टॉपिक जो है वो इट इज टैबू हेयर इन पाकिस्तान, जिसपे लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और ये ना कोई वालिद अपने बेटे से ये बात करता है, ना कोई भाई अपने भाई से ये बात कर रहा होता है। तो आई थिंक जिस तरह डॉक्टर वजाहत ने बात की है कि आपको डॉक्टर को कम से कम ये चीज बतानी चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो वो आपको इसका बेहतर इलाज आपको बता सकेंगे। हमने आपके साथ इसकी सिम्टम्स की बात भी की, इसकी ट्रीटमेंट की बात भी की। इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग जिनको आप अपने जहन के साथ बना के रखते हैं। और प्लीज खुदारा हम अपनी कुछ पोर्न साइट्स देखकर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रिएट होते हैं। अपनी इस ज़वाजी ज़िंदगी को खूबसूरत रखिए और इसी तरह ही एक दूसरे के साथ रहें, कम्युनिकेट करें सिर्फ एक दूसरे के साथ, तो ज़िंदगी और भी बेहतर हो सकती है। मुझे डॉक्टर आसिफ को और डॉक्टर वजाहत को, सर्जन कोई कोई से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।